बाद में इन्हीं जंगलों के सहारे ये आतंकी जो है छुपने में कामयाब होते हैं। कुपवाड़ा से लेकर पुंछ तक, राजौरी से लेकर रियासी तक, डोडा से लेकर कुलगाम तक सेना आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन चला रही है। जंगलों का चप्पा चप्पा तलाशा जा रहा है और इस बीच कुपवाड़ा में मारे गए आतंकी के पास से जो कुछ मिला उससे चीनी साजिश भी सामने आई है। कुपवाड़ा में मारे गए आतंकी के पास से चीनी हथियार मिले हैं। आतंकवादी के पास से चीनी टाइप 56-1 असॉल्ट राइफल बरामद की गई। स्टील के बुलेट्स और पाकिस्तानी बैट का खंजर भी मिला है। आतंकी के पास से मिले इन चीनी हथियारों और सामान से साफ है कि पाकिस्तानी आतंकियों को हथियार चीन मुहैया करा रहा है। पाकिस्तानी सेना आतंकियों की घुसपैठ में मदद कर रही है। अब साफ तौर पर यह दिख रहा है कि किस तरह से पाकिस्तान और चीन की आर्मी इन आतंकियों को मदद करती है, कि किस तरह से आप जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती इलाकों से घुसपैठ कर सकते हैं। जब भी इन आतंकियों को ढेर किया जाता है तो इन आतंकियों से आधुनिक हथियार बरामद होते हैं जो कि पाकिस्तान आर्मी यूज करती है। वही हथियार जो है चाइनीज मेड इन आतंकियों के कब्जे से रिकवर होते हैं। आतंक पर चीन और पाकिस्तान बेनकाब हो चुके हैं और अब आतंक के खिलाफ फाइनल एक्शन की तैयारी है। एक एक आतंकी को ढेर करने की रणनीति बन चुकी है, लेकिन इस बीच घाटी में आतंकी हमलों को लेकर सियासत भी शुरू हो गई। केंद्र सरकार के जो दावे थे, ये 370 हटने के बाद आतंक की घटना समाप्त हो जाएगी, नोटबंदी के बाद आतंकी और नक्सली समस्या समाप्त हो जाएगी, ये जो दावा कर रहे थे वो गलत साबित हुआ। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले को लेकर एक और सियासत तो दूसरी ओर एक्शन जारी है, लेकिन सवाल है कि आतंकिस्तान का तमगा पा चुके पाकिस्तान का इलाज क्या है। भारत कब तक पाकिस्तान प्रायोजित आतंक का दंश यूं ही झेलता रहेगा? हमारे वीर जवान कब तक ऐसे आतंकी हमलों में शहादत देते रहेंगे? क्या अब वक्त आ गया है कि जो भाषा पाकिस्तान को समझ में आती है उसी जबान में उसे जवाब दिया जाए? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। देखा आपने किस तरीके से और क्या तकनीक और किस तरीके का गठजोड़ जम्मू की इस रीजन में दिखाई पड़ रहा है, जहां अचानक आतंकवाद का उभार देखने को मिला है। देश का सवाल में कई सारे सवाल हैं जो हम आपके सामने रखना चाहेंगे और चर्चा के दौरान आप खुद इन सवालों का जवाब अगर पा रहे होंगे तो शायद आप समझ रहे होंगे कि क्या वहां चल रहा है। पहला सवाल देश का सवाल में, आतंकियों के पास चीनी राइफल आखिर कहां से आ गई? ये चीनी हथियार आखिर आतंकवादियों के पास से कहां आ गए? क्योंकि ये चीनी हथियार बन तो चीन में रहे हैं, लेकिन जा पाकिस्तानी सेना के पास रहे हैं, फिर ये आतंकवादियों के पास कैसे आ रहे हैं? दूसरा सवाल, आतंकवादियों के भेष में पाकिस्तानी सेना की क्या ये घुसपैठ है? क्या ये आतंकवादी नहीं, आतंकवादियों की वेशभूषा में पाकिस्तान के रेगुलर्स हैं? ये एक बड़ा सवाल है जिस पर सोचना चाहिए। और क्या एक और सर्जिकल स्ट्राइक का वक्त आ गया है? आतंक के गढ़ में घुसकर प्रहार अब नहीं तो कब, ये चौथा सवाल है हमारा। क्या पहला सवाल ये इससे पहले का कि क्या एक और सर्जिकल स्ट्राइक का वक्त तो नहीं आ गया, और दूसरा, आतंक के गढ़ में घुसकर क्या अब प्रहार करने का वक्त तो नहीं आ गया है? मेरे साथ मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं, अजय जांडियाल, मेरे साथ खास मेहमान भी इस वक्त जुड़े हैं। लेकिन पहले अजय, हम आपका रुख कर लेते हैं। जो कुछ भी अजय इस वक्त जम्मू कश्मीर पीर पंजाल के इस तरफ और पीर पंजाल के उस तरफ, यानी दोनों तरफ जो इस वक्त हालात हैं, क्या ये हालात टेररिस्ट एक्टिविटी की तरफ इशारा करते हैं, या फिर ये हालात परेशान घबराए हमारे पड़ोसियों के उन कोशिशों की तरफ इशारा करते हैं जो भारत को किसी तरीके से इस रीजन में एक बार फिर से उलझाना चाहते हैं, और साथ ही इंटरनेशनली ये मैसेज देना चाहते हैं कि ये रीजन तो वोलेटाइल है, इस रीजन में तनाव है? अजय, देखिए राजीव, एक चीज को हमें समझना होगा कि जम्मू कश्मीर में लगभग 3 दशक से ज्यादा समय से पाकिस्तान की तरफ से हर वो कोशिश की गई है, और या फिर ये कहेंगे कि 1947 से लेकर आज तक पाकिस्तान ने एक बार नहीं कई बार युद्ध के जरिए, लड़ाई के जरिए, युद्ध विराम का उल्लंघन करके और आतंकवाद के जरिए कई बार यहाँ पर अपना काबिज होने की कोशिश की। नहीं हो पाया, पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी, क्योंकि पाकिस्तान जो चाहता है वो हो नहीं सकता। दूसरी चीज, जब आतंकवाद के जरिए पाकिस्तान ने लगभग 35 साल पहले कोशिश की और पहले कश्मीर में कश्मीरी पंडितों पर, हिंदुओं को वहां से
उन पर हमला करवाया कवाली का नाम देके और वो पाकिस्तानी सेना के जरिए, वैसे ही प्रयास पाकिस्तान की तरफ से आज भी किए जा रहे हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी कहता है कि कश्मीरी पंडितों के साथ उस वक्त जो हुआ वो पाकिस्तान द्वारा किया गया था और उसे कश्मीरी पंडित समाज जो है उसे आज तक झेल रहा है। वही प्रयास अब ये कहा जा सकता है कि जो आतंकी गतिविधियों के साथ साथ अब पाकिस्तानी अपने एसएसजी कमांडोज को भेज रहा है, लाइन ऑफ कंट्रोल पर हो या अंदर हो जो हमले हो रहे हैं, वो कहीं ना कहीं पाकिस्तानी सेना का काम है। इसमें आतंकी इतना दम नहीं रखते और इसीलिए आप देखें तो लगातार पुंछ हो, राजौरी हो, रियासी हो, कठुआ हो, डोडा हो, वहां तमाम जगह पर आतंकी हमलों को जब अंजाम दिया गया तो उसमें पाकिस्तानी सेना अगर साथ ना हो, आतंकी ये कर नहीं पाते। दूसरी चीज, चीन अगर इनका साथ ना दे तो इस तरह के हथियार, इस तरह के गैजेट्स, इस तरह का कम्युनिकेशन सिस्टम इनके पास नहीं आ पाता, जिसे आज ट्रेस करने में सुरक्षा बलों को दिक्कतें आ रही है। तो ये चीज हमें समझनी होगी कि ये पूरी तरह से एक देश के द्वारा प्रायोजित जो आतंकवाद है उसको चलाया जा रहा है और उसमें अब पाकिस्तानी सेना खुले तौर पर शामिल हुई है। दुनिया को ये जरूर देखना चाहिए क्योंकि ये पहला मौका नहीं है। भारत पहले भी कई सबूत दे चुका है और आने वाले समय में ये सबूत और देने के बजाय अब भारत अपने तरीके से कार्रवाई करेगा, क्योंकि जिस तरीके से ये आतंकी हमले और खासतौर पे पाकिस्तानी सेना जो है वहां पर हमले कर रही है, वो हमलों का जवाब अब यूएन में नहीं, मुझे लगता है कि उनको उस तरीके से देना होगा जैसे पहले दिया जा चुका है और उसी के लिए अब जो है कार्रवाइयां भी तेज हुई हैं। दूसरी चीज, ये खाली आतंकवाद हम कहें और चिंता का विषय कहें, सरकार हो या सेना, वो कोई चिंता नहीं करती आतंकवाद, क्योंकि बड़े लंबे समय से देखा है, इससे बहुत बुरा भी देखा है। क्योंकि उस वक्त जो है जब सेनाओं के पास इतने आधुनिक हथियार नहीं हुआ करते थे, कम्युनिकेशन डिवाइस नहीं हुआ करते थे, तब भी सेना ने उन आतंकवादियों को यहाँ से मार भगाया था, उनका खात्मा किया था। आज भी उस चीज को लेकर कार्रवाई तेज हुई है। जो कंसर्न रहता है वो कंसर्न सिर्फ और सिर्फ इस चीज का है कि जो लोग इस इलाके में रहते हैं, जम्मू कश्मीर में रहते हैं, क्योंकि आतंकियों से चलाई गई गोली में सिविलियंस मरते हैं, फौजी मरते हैं, कोई और मरता है, उसका कोई फर्क उनको नहीं पड़ता। मगर सेना को इस चीज को सुनिश्चित करना है कि उनकी गोली जब चले तो कोई सिविलियन उसमें ना मारा जाए। सेना को ये सुनिश्चित करना है कि अगर कहीं आतंकी सिविलियंस को निशाना बनाते हैं तो उनको बचाना भी है और उन आतंकियों का सफाया भी करना है। समय जो लग रहा है इस चीज को लेकर है और इसका जल्द जो है हल ये कहा जा सकता है कि इन आतंकियों का सफाया करके सुरक्षा बल निकालेंगे। मगर उसके साथ साथ कहीं ना कहीं, जैसे प्रधानमंत्री ने कल कारगिल में 2 दिन पहले बोला था कि आतंक को पूरे तरीके से कुचला जाएगा, मगर आतंक को कुचलने की बात जब हुई है तो मुझे लगता है कि आतंकवाद जहां से प्रयोजित होता है, जिस पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से, संदेश उनको भी ये समझ आ गया होगा कि पाकिस्तान को क्या संदेश देना चाहते हैं प्रधानमंत्री। अच्छा, बहुत शुक्रिया इस विस्तार के साथ जानकारी देने के लिए कि आखिर वहां पर किस तरीके के समीकरण सामने आ रहे हैं और स्थिति वहां पर क्या है। बहुत शुक्रिया, आप मेरे साथ जुड़े। मेरे साथ अब खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं जिनका मैं रुख करना चाहूंगा। आर.एस. पठानिया साहब, नेता बीजेपी, मेरे साथ बहुत जल्दी जुड़ने वाले हैं। वरुण पुरोहित जी, नेता कांग्रेस, मेरे साथ इस वक्त जुड़ने वाले हैं। शेषपाल वैद साहब, एसपी वैद साहब, फॉर्मर डीजीपी जम्मू कश्मीर, बहुत स्वागत है सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मेजर जनरल रिटायर्ड राजन कोचर, रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर, बहुत स्वागत है सर आपका भी। उत्पल कौल, कश्मीरी एक्टिविस्ट के तौर पर मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। आशिक मीर भी मेरे साथ इस वक्त जुड़ेंगे। बहुत स्वागत है आप सभी का जो मेरे साथ इस जानकारी के साथ जुड़े। आर.एस. पठानिया साहब, सबसे पहले मैं आपका ही रुख कर लेता हूं, क्योंकि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्र सरकार लेफ्टिनेंट जनरल मनोज सिन्हा के वहाँ पर उनके लीडरशिप में वहाँ पर किस तरीके से चीज़ों को कंट्रोल करती दिख रही है, वो ज़मीन पर हम देख रहे हैं। लेकिन फिलहाल जो स्थितियाँ बनती हुई दिखाई दे रही हैं वो एक बात का इशारा तो दे रही हैं कि जो स्थिति वहाँ पर दिख रही थी उस स्थिति को बदलने की और तनाव भरी पिक्चर पूरे विश्व में प्रोजेक्ट करने की कोशिशें की जा रही हैं। ये शायद पहली बार ऐसा है जब सबूत मिल रहे हैं चीन के भी इन्वॉल्वमेंट के। घाटी से समूल नाश का प्लान क्या हो सकता है, क्या होगा, क्या किया जा रहा है? आर.एस. पठानिया साहब। नमस्कार, आदाब सबको, मेरे जो को पैनलिस्ट हैं उनको भी और आपके शो के जो डायरेक्ट श्रोता दर्शक हैं उन सबको मेरी ओर से प्रणाम, नमस्कार, अभिवादन। जम्मू कश्मीर की स्थिति को 2 परिप्रेक्ष्य में अगर डाल के देखें, पिछले 10 वर्ष में
भारत अपने आप में एक विश्व शक्ति बन के उभरा है। चाहे वो अर्थव्यवस्था की बात करें, चाहे वो ट्रेड एंड कॉमर्स की बात करें, चाहे वो डिफेंस एक्सपोर्ट की बात करें, चाहे खेलकूद की बात करें, सौर ऊर्जा की बात करें, या न्यूक्लियर एनर्जी की बात करें, या किसी भी विषय पे बात करें, और भारत का कद, भारत की स्थिति जिसे कहते हैं, पूरी दुनिया में उभर के आई है। दूसरा, जो ये आतंकवाद जम्मू कश्मीर को विशेषकर दीमक की तरह खा रहा था, सरकार ने एक सुदृढ़ सशक्त फैसला लिया, नो बल्कि जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स टेररिज्म। टेररिज्म, आतंकवाद किसी भी शक्ल में, किसी भी शोभा में, किसी भी शेड में जिसे कहते हैं, वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वो एक वक्त था कि एक परमिसिबल टेररिज्म और इम्परमिसिबल टेररिज्म की भाषा और परिभाषा हुआ करती थी। अफजल गुरु एक्सिक्यूट हुए तो उन पे मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी ने ही उनकी एक्सिक्यूशन पे, उनकी जो फांसी वाली सजा उस पर 3 सवाल उठाए, चलता रहा। यासीन मलिक कई कत्ल, ये कई जिसे कहते हैं एक संगीन जुर्म किए, उसके बावजूद भी कभी ट्रैक 2 डिप्लोमेसी का पार्ट, ट्रैक 1 के पार्ट, कभी देश के बड़े बड़े नेताओं के साथ, मंत्रियों, बल्कि प्रधानमंत्रियों के साथ भी जाके मिलते थे। आज सरकार की रीति और नीति साफ और स्पष्ट है। तो नेचुरली एक तरफ हमारा कद बढ़ा, दूसरी तरफ आतंकवाद को हमने पूरा ताल ठोक के आतंकवाद को जड़ से जब उन्मूलन करने की बात की जम्मू कश्मीर, तो नेचुरली तकलीफ तो होगी, बॉर्डर पार भी होगी और आस पड़ोस में भी होगी। तो इस तकलीफ के चलते सबसे पहले आपके चैनल में सबको बता दूं कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के विरुद्ध सिक्योरिटी फोर्सेज को, यहाँ के एलजी प्रशासन को, यहाँ की आर्मी को और यहाँ के पूरे जिसे कहते हैं सिक्योरिटी के पेरिफेरल को बहुत बड़ी कामयाबियां मिली है और आतंकवाद में एक गिरावट भी देखने को मिली है जम्मू कश्मीर में। ये जो लक्षित हत्याओं के बाद अब एक नया, अब ये जो मॉड्यूल जो किसी तरीके से ये लोग सीख करके आगे डीजीपी साहब कह रहे हैं, स्वयं साहब की शायद ये किसी एक शांतिपूर्वक जो एरिया है पंजाब, हिमाचल, हरियाणा के, वहां से सीख करके यहाँ पे आए हैं। फिर थोड़ा इनका नेटवर्क इस तरीके का है कि अभी हमारे उस दायरे में फंस नहीं रहे। ये बात आश्वस्त करना चाहता हूँ कि ये ढूंढे जाएंगे और अपने सरे अंजाम तक पहुंचाए जाएंगे। जम्मू कश्मीर के लोगों की जान और माल, उनकी रक्षा और सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता भी है और सरकार का परमो धर्म भी है। ये एक और बात साफ और स्पष्ट कि वो राजनीतिक, वो पॉलिटिकल एलिमेंट और इन सब के साथ साथ वो ऐसे जिसे कहते हैं तत्व जो एक कहीं न कहीं इस आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई में नकारात्मक अपना रोल प्ले कर रहे हैं। कहीं न कहीं उनके रोल के साथ, मेरी बात बुरा बात सुनाए, उन आतंकवाद के समर्थकों को, प्रचारकों को, प्रसारकों को जिसे कहते हैं मदद मिलती, कम से कम कंस्ट्रक्टिव रहे पूरे देश को, पूरे देश के जिसे कहते हैं सभ्य समाज को, देश के सभी पॉलिटिकल पार्टीज को, देश के सभी जिसे कहते हैं प्लेयर्स को। मैं फिर बोलूं, भारत आतंकवाद के विरुद्ध एक निर्णायक लड़ाई लड़ रहा है और ये निर्णायक लड़ाई अपने अंतिम, आखिरी और बहुत ही संवेदनशील मोड़ में है। ठीक तो है, इस ठीक है, संवेदनशील ठीक है, मोड़ में हम ठीक है, ठीक है, ठीक है। आरएस पठानिया साहब, ठीक है, मैं वरुण जी का इस वक्त रुख कर लेता हूँ। कांग्रेस के नेता मेरे साथ जुड़े हैं, उनकी भी बात सुन लेते हैं। वरुण जी, जैसा यहाँ पर अभी आरएस पठानिया साहब कह रहे हैं, क्या यही बात आपको भी लगती है कि भारत आतंकवाद के खिलाफ जो लड़ाई है उसमें निर्णायक मोड़ पर है, ये अपने अंतिम दौर पर है और लिहाजा इस तरह की चीजें सामने आ रही हैं? देखिए, आपने भी अपने इंट्रो में कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक की जरूरत है। क्या सर्जिकल स्ट्राइक की जरूरत नहीं है, स्ट्रॉन्ग स्ट्राइक की जरूरत है, जैसे इंदिरा गांधी जी ने करी थी। वैसे कुछ ना कुछ करने की आवश्यकता है। जो आपने चाइना का रोल बताया, मैं उस पर स्ट्रेस देना चाहूंगा। चाइना से किसी भी प्रकार का संबंध हमको, खासतौर से इकोनॉमिक संबंध, तुरंत प्रभाव से बंद करने चाहिए। बढ़ता जा रहा है इकोनॉमिक जो उसका एरिया है इंडिया के अंदर, तो आप जब तक उसको नहीं रोकोगे, तो चाइना जब तक ठीक नहीं हुआ, पाकिस्तान कैसे ठीक होगा? पाकिस्तान को इकोनॉमिकली, आर्मी से, सब तरह से तो